नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल में सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूं। मित्रों, सदैव की भांति आज पुनः उपस्थित कर रहा हूं एक और रोचक तथा जीवन में उपयोगी सिद्ध होने वाली कहानी। यह कहानी दक्षिण अफ्रीकी पृष्ठभूमि पर है। इसके लेखक हैं एलेक्स ला गुमा। इसका हिंदी अनुवाद श्री आनंद स्वरूप वर्मा जी ने किया है और कहानी का शीर्षक है अंधेरी कोठरी में। एक झटके से कार पुलिस स्टेशन के सामने रुकी और खुफिया अधिकारी उसमें से बाहर निकले। चारों ओर ऊंचे घने पेड़ थे और अंधेरे में उनकी विशाल बेढौल आकृतियां हिलडुल रही थी। गेट से पुलिस स्टेशन के बरामदे तक लाल बजरी से बना रास्ता था, जिसके दोनों तरफ घास के लॉन थे, जिस पर चांद और बिजली की मिलीजुली रोशनी पसर रही थी। इस पीली मटमैली रोशनी में गाढ़े लाल ईंट से बनी पुलिस स्टेशन की नई इमारत चमक रही थी। सादी पोशाक में तैनात दोनों अधिकारी कार से निकलकर मुस्तैदी से खड़े हो गए और इलियास के बाहर आने का इंतजार करने लगे। इलियास के हाथों में हथकड़ी थी। दोनों उसे लेकर पुलिस स्टेशन की ओर बढ़े। उनमें से एक लंबा और हट्टा कट्टा नौजवान था और उसने बड़े करीने से अपने बाल संवार रखे थे। उसके बाल किसी सुंदर चिड़िया के पंखों की तरह चमक रहे थे। दूसरा दिखने में कोई खिलाड़ी लगता था। उसने चुस्त पैंट के साथ एक विंडचीटर और सिर पर एक गोल्फ कैप पहन रखी थी और लगता था जैसे खेल के मैदान से सीधा चला आ रहा हो। उसके सख्त चेहरे पर लाल भूरी मूछें थीं। पुलिस स्टेशन के बरामदे में अच्छी खासी रोशनी थी और कमर से रिवॉल्वर लटकाए पुलिस अधिकारी अपनी वर्दियों में इधर उधर जा रहे थे। बरामदे की सीढ़ियां चढ़ते इलियास को उन्होंने गौर से देखा। अंदर पुलिस स्टेशन दो हिस्सों में बटा था। एक हिस्सा गोरों के लिए और दूसरा अश्वेतों के लिए। दोनों खुफिया अधिकारी इलियास को लेकर अश्वेतों के लिए बने हिस्से में गए और वहां ड्यूटी पर तैनात सार्जेंट को इलियास को सौंप दिया। सख्त चेहरे और भूरी मूंछों वाले अधिकारी ने उस सार्जेंट से कहा, इसे सवेरे तक हिरासत में रखो, हम लोग इसे कल हटा देंगे। सार्जेंट ने तीखी नजरों से इलियास को घूरा। इस बीच दोनों अधिकारियों ने सार्जेंट की मेज पर सारा सामान रख दिया जो इलियास के पास गिरफ्तारी के समय बरामद हुए थे। एक पाइप और तंबाकू का पैकेट, माचिस, एक मामूली किस्म की जेब घड़ी और मुड़ी तुड़ी पासबुक। पुलिस स्टेशन के अहाते से बाहर सड़क से एक बस गुजरी। यह लगभग आधी रात का वक्त था। भालों से लैस दो अफ्रीकी कांस्टेबल आकर इलियास के दोनों ओर खड़े हो गए थे। उन्होंने इलियास को देखा और आपस में कुछ बुदबुदाए। गोल्फ कैप वाले अधिकारी ने जमाई ली और अपने साथी की ओर मुखातिब होकर कहा, मेरी ड्यूटी तो कब की खत्म हो गई होती, लेकिन इन हरामजादों की वजह से आराम भी नहीं मिलता। उसने अपनी विंडचीटर के अंदर हाथ डालकर सिगरेट का पैकेट निकाला और अपने साथी की ओर बढ़ाया। इस बीच सार्जेंट ने उन सामानों की सूची तैयार कर दी थी
जो इलियास के पास से बरामद हुए थे। अभी वह सामान को सहेज ही रहा था कि एक आदमी लड़खड़ाता हुआ आया और दीवार से लगी बेंच पर बैठ गया। इसे लेकर जो पुलिस वाला आया था वह बेतहाशा गाली दिए जा रहा था। वह आदमी करहा रहा था और सिर से पांव तक खून से तर था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने बाल्टी में भरकर लाल रंग उसके ऊपर डाल दिया हो। वह नंगे पांव खून से तर अपने चीथड़ों में बेंच पर लुढ़का रहा और चीखता रहा। ओफो, सार्जेंट ने गुस्से से घूरते हुए कहा, अब इस साले को क्या हो गया? पी के पड़ा हुआ था, शुक्रवार की रात है ना, साथ वाले कांस्टेबल ने कहा। सर, उन्होंने मुझे बहुत पीटा है, घायल व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से फरियाद की। अब साले, यहाँ कोई सर और मैडम नहीं है। बॉस बोल, बॉस। बॉस, उन्होंने मुझे पीटा। तुझे कोई बयान देना है? सार्जेंट ने पूछा। इसी बीच रेड क्रॉस की पोशाक पहने एक व्यक्ति उस घायल आदमी के करीब बैठकर घावों को देखने लगा। खुफिया विभाग के दोनों अधिकारी अन्यमनस्क भाव से खड़े देखते रहे। गोल्फ क्लब वाला अधिकारी बार बार मुट्ठियां खोलता और बंद करता। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को पीटने के लिए बेचैन हो। रेड क्रॉस वाले व्यक्ति ने घायल आदमी के ऊपर चादर डाल दी। सार्जेंट ने सामानों की सूची तैयार करने के बाद इलियास पर निगाह डाली। इसे दस्तखत करना आता है? सार्जेंट ने खुफिया अधिकारी से पूछा। बिल्कुल सार्जेंट, यह पढ़ा लिखा विद्वान कलूटा है। सार्जेंट ने इलियास से सामान की रसीद पर दस्तखत करवाया और उसकी एक प्रतिलिपि इलियास के हथकड़ी लगे हाथों में पकड़ा दी। सार्जेंट ने फिर आवाज देकर एक सिपाही को बुलाया और इलियास को उसके जिम्मे कर दिया। सिपाही उसे लेकर हवालात की ओर चल दिया। अब इलियास अकेला था। उसने उस तंग अंधेरी कोठरी का निरीक्षण किया। निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसे लगा जैसे बोतल के अंदर किसी मक्खी को बंद कर दिया गया हो। हथकड़ी अब भी लगी हुई थी। वह चुपचाप फर्श पर बैठ गया और सोचने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस को कैसे मीटिंग वाली जगह का पता चला। साथियों ने पूरी एहतियात बरती थी, फिर भी यह कैसे हो गया? उसे उम्मीद थी कि व्यूक्स जरूर बच गया होगा। कमरे के बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन व्यूक्स बच ही गया होगा। अगर वह पकड़ा गया होता तो खुफिया अधिकारी उसे भी अब तक यहां पहुंचा दिए होते। अब तक वो सब तितर बितर हो गए होंगे और व्यूक्स अगर बचा होगा तो भी उसे काम करने में काफी दिक्कत होगी। इलियास, अब उन बातों को सोचने से कोई फायदा नहीं। तुम तैयारी करो अब उनके सवालों को जवाब देने की। कल से ही तुमसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। उसने मन ही मन कहा और एक बार फिर कोठरी के हर कोने पर निगाह डाली। इस तरह की कोठरी में उसे पहले भी एक बार डाला गया था, जब उसने हड़ताल में हिस्सा लिया था। उस समय पुलिस ने इतना पीटा था कि वह बेहोश हो गया था। बेहोशी की हालत में ही उसे हवालात की कोठरी में डाल दिया गया था। उसके ऊपर करारनामा तोड़ने का आरोप था और जेल से रिहा होने के बाद उसे शहर से दूर एक ट्रांजिट कैंप में रख दिया गया था। उसे आज फिर उस कैंप की याद आ रही थी। टूटी फूटी उजाड़ झोंपड़ियों की उदास कतारें और काम चलाऊ तंबू, जिनके फटे कोने हवा के जोर से इस तरह फड़फड़ाते थे जैसे कोई चिड़िया के नुचे हुए डैने हों। समूचा कैंप विस्थापित और लावारिस बेरोजगारों से भरा था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें गोरों के इलाके में काम करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था और कुछ ऐसे थे जिन्होंने कुछ ही दिन पहले जेल की सजा काटी थी। तंग छोटी कोठरियों में पूरा का पूरा परिवार भरा रहता था। इलियास को अच्छी तरह याद है
जब वे यहाँ आए तो कोई काम नहीं था। बड़ी देर तक वे इस पुरानी मरियल बस से उतरने के बाद चुपचाप खड़े रहे और दूर पहाड़ी से आ रही हवा के सर्द झोंकों को झेलते रहे। फिर कुछ अफसरनुमा गोरे आए, उनके कागजात देखे गए और उन्हें कैंपों के हवाले कर दिया गया। सारा सारा दिन वे झुंड बनाकर बैठे रहते और समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। चारों ओर नंगी टूटी पहाड़ियां थीं। लगता था जैसे किसी दैत्य के बेडौल दांतों के बीच उन्हें ठेल दिया गया हो। चमक चकती लगे कंबलों को लपेटे औरतें लगातार उस पथरीली जमीन को इस लायक बनाने में जुटी रहती जिससे उसमें कुछ उगाया जा सके, पर सारी मेहनत बेकार जाती। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ समय तक इंतजार करने के बाद इलियास ने एक आदमी से दोस्ती कर ली जिसका नाम मदलका था। वह जवान और हट्टा-कट्टा था और उसने सड़क बनाने वालों के साथ मजदूरी शुरू कर दी थी। क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया? मदलका ने एक दिन उससे पूछा। मैं एक हड़ताल में शामिल था और अब गोरे मुझे शहर में नहीं रहने देंगे। हड़ताल में? यह कब हुई थी? मदलका ने पूछा। इलियास ने उस हड़ताल का पूरा किस्सा सुनाया और मदलका ध्यान से सुनता रहा। सड़क बनाने का काम बड़ा मेहनत वाला काम था, लेकिन हफ्ते भर काम करने के बाद उसे कुछ शिलिंग मिल जाते थे जिससे वह भोजन और तंबाकू की जरूरत किसी तरह पूरी कर लेता था। सबको काम भी नहीं मिलता था। तमाम बूढ़े और रिटायर्ड लोगों को भी यहीं भेज दिया गया था। शहर को अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। टूटी फूटी और बेकार मशीन की तरह लोगों को यहाँ पाट दिया गया था। तुमने हड़ताल में हिस्सा लिया था? यह सुनकर मुझे अच्छा लगा, मदलका ने कहा। मैं खुद जेल में 6 महीना काट चुका हूँ, राजनीतिक अपराधी होने के लिए। सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलो तो गोरे बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे एक हमलावर भीड़ की अगुवाई करने के जुर्म में पकड़ा गया था और जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद सीधे यहाँ लाकर पटक दिया गया। कैसी हमलावर भीड़? इलियास की उत्सुकता बढ़ी। लंच का समय था और दोनों सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता रहे थे। मदलका बड़े उत्साह के साथ सारी घटना बताता रहा। ठेकेदार के पास 9 लोग थे जो सड़क बनाने के इस काम में जुटे थे। इनमें से एक था बूढ़ा तसातु, जो इलियास जैसे लोगों के दादा की उम्र का था। इतने बूढ़े आदमी को अपने नाती पोते की उम्र के जवानों के साथ पत्थर तोड़ते देखना बड़ा बुरा लगता था, लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता था। बूढ़ा तसातु अगर काम न करता तो भूखों ही मरता। एक दिन जब ठेकेदार ने लंच खत्म होने की सीटी बजाई, सभी लोग आकर लाइन में खड़े हो गए, लेकिन तसातु लेटा ही रहा। इस बूढ़े से कह जल्दी उठे, यह सोने का वक्त नहीं है, ठेकेदार ने कड़कते हुए कहा। जो आदमी बूढ़े तसातु को जगाने के लिए गया था उसने लौटकर बताया, वह सो नहीं रहा है, वह अपने पुरखों के पास जा चुका है। हो सकता है उसे इस धरती की तुलना में वहां ज्यादा ही प्यार मिले। सबने गौर से देखा। बूढ़ा तसातु पुराने कपड़ों की गठरी की तरह ईंट पत्थर के टुकड़ों पर पड़ा था। तसातु की शव यात्रा में सभी ने हिस्सा लिया, हालांकि किसी को यह नहीं पता था कि वह रहने वाला कहाँ का था या कहाँ से आया था। वह बस एक ऐसा अनजान बूढ़ा था जिसके जिंदा रहने के लिए मरने की हद तक काम किया। उसे कंबल में लपेटा गया, ऐसे कंबल में जो कम से कम फटा हुआ था और कुछ हद तक साफ दिखाई देता था। फिर कैंप के छोरों पर
चट्टानों के कैंप के छोर पर चट्टानों के नीचे उसे दफना दिया गया। इलियास को याद है कि उस दिन मदलका ने ही सारा क्रियाक्रम किया। कुछ दिन बाद कैंप से छुटकारा पाने के बाद एक चिट पर मदलका ने कोई चिट्ठी लिखी, जिसे लेकर इलियास शहर में मदलका के साथियों से मिला और एक दूसरी जिंदगी शुरू की। बड़ी पुरानी बातें हैं। हवालात की अंधेरी कोठरी में बैठा इलियास बीती यादों में डूबा रहा। आज भी मदलका से हुई मुलाकात पर उसे कोई रंज नहीं है। उधर ब्यूक्स अपने घायल हाथ को कोट के अंदर छिपाए घूमता रहा। कमीज की आस्तीन पर खून जमकर पपड़ी बन गया था। सिर में बेहद दर्द था और हल्का बुखार भी। दर्द और बेसब्री के साथ वह तमाम मरीजों की तरह अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर का यह वेटिंग रूम एक प्राइवेट मकान का बाहर का कमरा था, जिसमें दीवार के सहारे लगी एक बेंच पर कई मरीज बैठे थे। ब्यूक ने सोच लिया था कि वह भी डॉक्टर से ऐसे ही मिलेगा जैसे कोई भी साधारण मरीज मिलता है। ऐसा करने से उस पर किसी तरह का संदेह नहीं होगा। आप आधी रात को डॉक्टर के यहाँ नहीं पहुंच सकते, यह कहते हुए कि पुलिस ने गोली मार दी है, ब्यूक्स ने सोचा। इसके अलावा इस डॉक्टर का ठीक ठाक पता भी तो नहीं मालूम था। उसे याद था कि एक बार इस डॉक्टर ने उसके संगठन को चंदा दिया था। उस समय ब्यूक्स अपने एक साथी के साथ इलाज के सिलसिले में आया था, लेकिन यह बहुत पुराना किस्सा है और तब की बात है जब ब्यूक्स के साथी शहर में जगह जगह घूमकर अपने हमदर्दों से सहायता राशि इकट्ठा कर रहे थे। मिलते भी उन्हीं से थे जिनके बारे में एक हद तक निश्चिंतता होती थी। अब जब सारी कार्रवाइयाँ गैरकानूनी घोषित कर दी गई हैं और सारे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्या डॉक्टर का वही रुख होगा जो पहले था? ब्यूक्स ने मन ही मन सोचा। फिर भी कुछ न कुछ तो करना ही होगा। चोट लगने का कोई वाजिब कारण ढूंढना होगा। उसने हाथ हिलाया और दर्द बड़ी तेजी से उठा। बूढ़ा व्यक्ति दीवार के कोने का सहारा लेकर सो गया था, लेकिन उसका मुंह अब भी कांप रहा था। काफी इंतजार के बाद ब्यूक्स की बारी आई। आइए मिस्टर बेंजामिन। डॉक्टर ने चश्मे के पीछे छिपी निगाहों से देखा, इस तरह जैसे जानना चाहता हो कि उसने सही नाम लिया है या नहीं। ब्यूक्स, मेरा नाम ब्यूक्स है। अच्छा ब्यूक्स, डॉक्टर ने कहा। वह मानता था कि इन दिनों लोग अपने नाम भी वैसे ही बदल रहे हैं जैसे कमीज बदलते हैं। तुम पहले भी एक बार आ चुके हो। उस समय तुम बीमार नहीं थे। क्यों? मैं ठीक कह रहा हूं ना? फिर काली नर्स की ओर घूमकर कहा, इस मरीज का कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। नर्स ने ब्यूक्स के कोट का बटन खोलना शुरू किया। डॉक्टर को एक साथ ईथर और तंबाकू की गंध मिली और उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, उफ़ो, तुमने तो खुद को घायल कर रखा है। नर्स ने कैंची से कमीज की आस्तीन को काट दिया और वह सांप की सूखी खाल की तरह गिर गई। घाव को देखकर ब्यूक्स घबरा गया और झट से दूसरी तरफ देखने लगा। डॉक्टर उसे देखकर मुस्कुरा पड़ा, फिर आगे झुककर देखने लगा। ओह, घाव काफी गहरा है। नर्स, टांके लगाने पड़ेंगे, तुम इसे साफ करो। दरअसल एक एक्सीडेंट, ब्यूक्स ने सफाई देनी चाहिए, पर डॉक्टर ने उसके मुंह में थर्मामीटर डाल दिया और उसे चुप हो जाना पड़ा। थर्मामीटर के मुंह से बाहर आते ही ब्यूक्स ने कहा, डॉक्टर, मैं आपसे अकेले में 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। ठीक है, बात भी कर लेंगे, पर पट्टी तो बंध जाने दो। अब बाह में पट्टी बांधी जा चुकी थी और नर्स सारे सामान हटाने में लगी थी। डॉक्टर कोने में बने वॉश बेसिन में हाथ धो रहा था। तुम्हें लगता होगा कि हाथ सुन्न हो गया है, डॉक्टर ने कहा, लेकिन घबराना नहीं,
यह इंजेक्शन की वजह से है। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, अगर बुखार महसूस हो तो खा लेना। फिर नर्स की ओर मुखातिब होकर कहा, नर्स, क्या हम लोगों को एक एक कप चाय मिल सकती है? नर्स दूसरे कमरे में चली गई और वे दोनों अकेले रह गए। डॉक्टर अपनी सीट पर बैठकर मेज पर रखे सामानों, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन और नुस्खा लिखने वाले पैड को यूं ही इधर से उधर हटाकर रखने लगा। व्यूक्स ने बताया कि ऐसा लग रहा है जैसे उसके हाथ को काटकर शरीर से अलग कर दिया गया है। डॉक्टर, क्या आपको हर एक्सीडेंट की रिपोर्ट करनी होती है? उसने डॉक्टर की दुविधा को भांपते हुए पूछा। सामान्य परिस्थिति में ऐसा करना ही होता है और करना भी चाहिए, डॉक्टर ने कहा और सिगरेट का पैकेट व्यूक्स की तरफ बढ़ा दिया। दरअसल ऐसा हुआ कि व्यूक्स ने कहना चाहा, पर डॉक्टर ने उसकी बात बीच में ही काट दी और सिगरेट का कस लेने के बाद बोला, मिस्टर व्यूक्स, घाव देखते ही मैं बता सकता हूँ कि यह गोली से लगा घाव है या चाकू से। हालांकि गोली लगे घाव से मेरा ज़्यादा साबका नहीं पड़ा है। तुम्हारी बाँह के घाव को मैं समझ रहा हूँ। क्या पुलिस की गोली थी? व्यूक्स ने स्वीकार में सिर हिलाया। डॉक्टर ने कहा, मेरा भी यही अंदाजा था। आजकल मेरे देश में यह सब खूब हो रहा है। बेशक कानून कहता है कि ऐसे मामले में मैं पुलिस में रिपोर्ट करूं। क्या आप कानून का पालन करेंगे? डॉक्टर ने एक बार अपनी सिगरेट की ओर देखा, फिर कुछ सोचते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोल पड़ा। कानून बनाने में अगर समाज को भी हिस्सा लेने का मौका दिया गया है तो इसका पालन करना समाज का नैतिक दायित्व हो जाता है। लेकिन अगर कानून बिना लोगों की सहमति या हिस्सेदारी के बनाया जाता है तब बात और है। कुछ देर चुप रहने के बाद डॉक्टर ने फिर कहा, तो भी हमारे देश में जो हालात हैं उन्हें देखते हुए मैं अपने आप से पूछता हूँ कि कानून किसके पक्ष में खड़ा हो रहा है। अगर कानून किसी अपराधी, हत्यारे या बलात्कारी को सजा देता है तो मुझे मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर कानून अन्याय के पक्ष में खड़ा होता है और न्याय के लिए लड़ने वालों को दंड देता है तो मैं उसका पालन करने के लिए कतई बाध्य नहीं हूँ। असल में उन्होंने ही मुझे ऐसा अवसर दे दिया है कि मैं अपनी भूमिका तय कर लूँ। मिस्टर व्यूक्स, हमारे देश में आज यही हो रहा है। अन्याय का बोलबाला है और कुछ हिम्मती लोग हैं जो अपनी जान पर खेलकर उसका विरोध कर रहे हैं। काश मैं भी इसमें कुछ कर पाता। उसने व्यूक्स की ओर देखा। ऐसा लगता था जैसे कितने दिनों से वह ऐसा भाषण देने की सोच रहा था। आओ हम लोग चाय पी लें। तुम भी सोच रहे होंगे चाय के चक्कर में बुरे फंसे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं भाषण दे रहा हूँ? नहीं डॉक्टर, व्यूक्स ने कहा, मुझे आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर को अचानक कुछ याद आया और वो उठकर अंदर गया। बाहर शाम गहरी होती जा रही थी और आसमान पर बैंगनी रंग फैलता जा रहा था। दूर शहर की नियोन बत्तियों की आभा फैली थी और लगता था कि हवाई हमले के बाद शहर फिर जगा है। बाहर अश्वत्थगुली बने एक सिनेमाघर की खिड़की के सामने टिकट लेने वालों की लाइन लगी थी। एक शराबी झूमता हुआ जा रहा था। शनिवार की रात मौज मस्ती करने वालों की रात होती है। थोड़ा और आगे किसी अखबार का इश्तिहार था, गुप्त पर्चों के बारे में सिक्योरिटी चीफ की रिपोर्ट। मेरी पत्नी अपंगों के लिए कपड़े इकट्ठा करती है, तुम यह कोट ले लो, आराम रहेगा, डॉक्टर ने कहा। यह थोड़ा साइज में बड़ा होगा लेकिन कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूक्स ने अपना पुराना कोट उतारकर डॉक्टर का दिया कोट पहन लिया। पुराने कोट की जेब में पड़े सामान को दूसरे कोट में रखने में डॉक्टर ने भी व्यूक्स की मदद की। डॉक्टर, अब मैं चलूँ? आपका काफ़ी समय लिया, व्यूक्स ने कोट का बटन बंद करते हुए कहा। मैं फिर मिलूँगा, आप तो समझ ही रहे होंगे। बिल्कुल समझ रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा। सिर दर्द होने पर 4-4 घंटे के अंतर में दवा ले लेना और अपना पूरा ख्याल रखना। व्यूक्स सड़क पर बढ़ता जा रहा था। मैं तुम्हें अपने सपनों में देखूंगा, डॉक्टर ने मन ही मन में कहा और खिड़की बंद कर दी। मित्रों, यहाँ यह कहानी समाप्त होती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।